सुनाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान का मार्च किस टाइम भी हो सकता है इस्लामाबाद की तरफ। ये गोगी बचाओ मार्च है, ये कहा जा रहा है। इमरान खान ने अपने दौर में किसी को डिफेंड नहीं किया, फराह गोगी को डिफेंड कर रहे हैं कि मेरी वाइफ के दोस्त हैं, मेरी बीवी के दोस्त हैं, इसी वजह से इसको टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खान के ऊपर जब तनकीद हुई भी उन्होंने डिफेंड नहीं किया। फराह खान को, गोगी को एक बचाओ हर जगह, खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह यही कह रहे हैं। और उसने ये भी कहा कि मैं हुकूमत गिराने की साजिश का मुझे पहले ही पता था, 2021 जुलाई में पता था। उसके बाद तो हुकूमत के वज़रा बार बार कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट, हम सब इदारे ऑन बोर्ड हैं, एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है और इसीलिए मैं DGI बदलना नहीं चाहता था। उन्होंने ये खुल के कहा। आज वो ज़ेबरा गदा जिस तरह उन्होंने मिसाल दी थी, वो भी बड़ा एक हर जगह मौजू बना हुआ है आपके सामने। इमरान खान 4 साल दौर आपके सामने है, कोई अच्छी डिलीवरेंस नहीं हुई। लोग कहते हैं कि खान को अच्छी टीम नहीं मिली, मैं कहता हूं कि खान ने अच्छी टीम बनाई ही नहीं थी। अलीम खान के ऊपर के ये लोग फायदा उठाना चाहे थे, जहांगीर तरीन फायदा उठाना चाह रहे थे। उन्होंने भी, अलीम खान ने भी बड़ा एक तनकीद की मीडिया के सामने और इमरान खान सियासी तौर अकेले हो गए हैं। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निकार हैं, अकेडमिक हैं, कानूनदान है, एंकर हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू वेरी मच। सर, इमरान खान साहब किसी को डिफेंड नहीं करते वैसे तो करप्शन के ऊपर। आपको फराह खान को, गोगी को बड़ा एक डिफेंड किया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये जो मार्च होगा उनको बचाने के लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि रिटोरिक हमारी पॉलिटिक्स में बड़ा एक हिस्सा है और रिटोरिक ज़ाहिर है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी होगा और हुकूमत की तरफ से भी होगा, और दोनों जो अपनी मिसालें देती रही हैं, दोनों ही वो शायद मिसालें भूल चुकी हैं। बात इसके अंदर बड़ी सिंपल है मीर साहब। देखें, बेशक वो नवाज शरीफ हो, बेशक खान साहब हो, बेशक फरा हो, बेशक राना सनाउल्लाह हो, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, कोई भी हो, बड़ी सिंपल बात है कि कानून के मुताबिक इंक्वायरी होनी चाहिए, कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कोर्ट से, एक ऑर्डिनरी कोर्ट उनको सजा देगी और अगर वो जो है उनके खिलाफ केस नहीं बनता तो कोर्ट से ही उनको रिलीफ मिलेगा। बाकी ये जलसे जुलूसों में बातें चलती रहेंगी और ये हमने देखा है कि जितनी भी पाकिस्तान में पार्टीज हैं उनके अंदर एक इंटरनल हिपोक्रेसी है कि वो दूसरे के लिए उनके प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं और अपने लिए उनके प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं। तो मुझे यही नज़र आ रहा है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि इंक्वायरी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अब देखना ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर तो फर्क कभी नहीं थी। अब लिंक नैब को ये करना पड़ेगा, अगर नैब ने कोई केस बनाना है, कि ये जो फंड्स इनके पास आए या तो ये किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की बेनामी के तौर पे इनके पास फंड्स आए या फिर इन्होंने इन कनाइवेंस विद अ पब्लिक ऑफिस होल्डर ये फंड्स इन्होंने लिए, और अगर वो ये लिंक साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर फराह साहिबा के पास एक मौका होगा कि वो जस्टिफाई करें कि आखिर किस और किस वजह से इनके पास ये पैसे आए। तो मैं समझता हूं कि जो मकसूद चपरासी का केस है और जो फराह गोगी का केस है वो शायद मिलते जुलते केस हैं, और दोनों के अंदर ही आप देखिए कि जो नून लीग और PTI है वो एक दूसरे के ऊपर किरदारों पे इल्जाम जरूर लगाती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं, हमजा साहब कहते हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी और खान साहब कहते हैं कि ये रियल एस्टेट की बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। तो ये देखें, अल्टीमेटली वो अपने अपने लोगों को डिफेंड जरूर कर रहे हैं। अलबत्ता मेरा एज अ वकील और एज अ पाकिस्तानी और एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मानना यह है कि ये पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में टर्न होगी, उसके बाद कोर्ट के सामने रखा जाएगा और इसका हतमी फैसला कौन किसने करप्शन की है और किसने करप्शन नहीं की, इस चीज का हतमी फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। मुझे ज्वाइन किया है MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी एक्टिव है, प्रेसिडेंट है औरत विंग कराची की मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हर कोई अपने, जिस तरह नून लीग भी बचाव कर रही है और इमरान खान भी गोगी का बचाव कर रहे हैं, फराह गोगी साहिबा का, क्या कहेंगी आप? देखिए जी, जहाँ तक बात रही नून लीग की या पीपल्स पार्टी की या दीगर जमातों की, तो खान साहब तो सबको चोर डाकू कहते थे और अपने आप को वो सादिक अमीन कहलाते थे।
रियासत मदीना के अपने आप को सरबराह कहलाते थे, और आप जो जो बातें करते थे आपने देखा कि वो सब उसका उलट निकला। उन्होंने सिर्फ कौम को रियासत मदीना का नारा देके उनको फ्रेब दिया कौम को, और खुद जो है वो तमाम तर आपने देखा कि जिस तरह से वसाइल का नाजायज फायदा उठाया, और वो हमेशा दूसरों को तो बुरा भला कहते रहे। उनके बकौल उनके के सब चोर थे, सब डाकू थे, तो आप कम से कम आपको तो यह नहीं करना था। और ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये सब जो है झूठ है, फ्रेब है, ये एक शराब के पीछे कौम को लगाया हुआ है। 1 करोड़ नौकरियां, अब वो 2013 से लेके 2012 से लेके 18 तक की इनकी तकरीर उठा के देख लें, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उन सब में ये सबको चोर कहते थे, ये कहते थे कि मैं एक ऐसा निजाम लाऊंगा जिसमें महंगाई खत्म हो जाएगी, IMF में नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, कर्जे नहीं लूंगा, कशकोल तोड़ दूंगा, और सादगी के लिए उन्होंने कहा मैं साइकिल चलाऊंगा। दुनिया के वजीर आजम साइकिल चलाते, और आपने देखा कि हेलीकॉप्टर के अखराजात कितने आए, और फिर इस वक्त कर्जे कितने बढ़ गए हैं मुल्क के। आपने देखा कि जो 70 सालों में नहीं लिए गए वो कर्जे इन 3.5 सालों में लिए गए, और इसके अलावा आपकी करेंसी कहाँ चली गई, पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू डाउन हो गई। आपके इंटरनेशनल जो है खारजा अमूर में आपकी तमाम तर आपके नेबरिंग कंट्रीज हो या दीगर, आपने हत्ता कि अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अमेरिका से भी अपने ताल्लुकात को दाव पे लगा दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नाअहल लोग थे, इस कौम पे मुसल्लत किए गए। उन्होंने जो मुल्क का सत्यानाश किया, ना तो 1 करोड़ नौकरियां दी बल्कि लोगों को बेरोजगार कर दिया। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जब इमरान खान साहब ने इस तरह के फ्रंट मैन रखे, तो ये पहले दिन से आवाजें आ रही थी। इनके जो अपने पार्टी के बानी मेंबरान थे, कोई हम पीपल्स पार्टी नहीं गई, दीगर जमातें इलेक्शन कमीशन में नहीं गए, इनके बानी फाउंडर मेंबर जो थे अकबर एस बाबर, वो गए थे इनकी पार्टी के जो फॉरेन फंडिंग केस है। और अगर ये इतने क्लियर थे तो ये बार बार उस फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाने के लिए, स्टे लेने के लिए क्यों गए, 8-8, 9-9 दफा वकील क्यों बदले गए, और उन्होंने ये भी कहा कि इसको जो है कॉन्फिडेंशियल सुना जाए। तो ये चीजें उनको अपनी करप्शन छुपानी थी। और अभी तो बहुत सारे मालम जब्बा केस है, BRT है, बिलियन ट्री केस है, BRT मंसूबा है, उन सब पे वो स्टे लेते रहे। हत्ता कि वो कासिम सूरी जिसने आइन शिकनी का मुर्तकिब हुआ, वो खुद स्टे ऑर्डर पे था, उसके 50,000 से ज्यादा वोट जाली थे। तो ये लोग तो सब जाली, इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको सिलेक्टेड हुकूमत का, और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि हमने जो इन हाउस तब्दीली का मुतालबा किया वो आइन, कानून, पार्लियामेंट की और जमहूरियत की फतह हुई, और पहली दफा तब्दीली हुई। तो करप्शन के वो जो फसाने थे वो खुलकर सामने आए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो पहले ही कह चुकी थी कि करप्शन अरूज पर है, और पाकिस्तान जो है मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ था इसमें। तो ये सारी चीजें हैं, वो दिफा करेंगे। आप सोचे कि एक वो जो इनकी फ्रंट मैन थी फराह गोवी, कौन था, अब उसकी वकालत के लिए इमरान खान को अगर फ्रंट में आना पड़ा, तो ये सोचने का मुकाम है कि आप किसकी करप्शन को छुपा रहे हैं। कभी आप ब्लैकमेल होते थे अपने इत्तेहादियों से, कभी आप अपने अरकान से, आखिरकार आपके अपने अरकान आपकी करप्शन को, आपकी बदउनवानियों को, आपके डबल स्टैंडर्ड को, और वो जो आप कौम को कहते कुछ थे और करते कुछ थे, उस बयानिए से तंग आकर ही वो अलग हुए आपकी पार्टी से। सही। आप बैरिस्टर साहब बार बार इमरान खान साहब साजिश की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी कह रहे थे कि मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, नून लीग की क़यादत हो, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जेलों में डालूंगा, इनका एहसाब करूंगा, इंसाफ एहसाब। इस 4 साल दौर में आज भी इमरान खान साहब का वही बयानिया है। फिर कहते हैं जुलाई 2021 में मुझे पता चल गया था ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, इसी वजह से DGI में चेंज नहीं करना था। इमरान खान के बयानात में बड़ा तजाद नजर आ रहा है, उनके वुज़रा उस टाइम के, उनके बयानात में बड़ा तजाद नजर आ रहा है। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? सर देखिए, ये वही जो मैं पहले सवाल के जवाब में आपको कह रहा था, ये एक ऐसी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है जो पाकिस्तान की सियासत में अब सीप इन हो गई है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आज अगर ए बात करते हैं, परसों बी करते हैं और तरसों सी करते हैं, कंप्लीटली टॉपसी टर्वी बात करते हैं, तो वो उस चीज में आज अब कुछ शर्म उस चीज के अंदर नहीं रही। और यही हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है कि आप देख लीजिए कि जिस वक्त अगर ये जो आटे की सिचुएशन इस वक्त मुल्क के अंदर है, अगर तहरीके इंसाफ हुकूमत में आती तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होता
होता, क्या हमने वो रिएक्शन देखा? माजरत के साथ मुझे तो वो रिएक्शन नजर नहीं आया। मुझे ये बात भी याद है कि जिस वक्त पानी की शॉर्टेज हुई थी, आज से बिल्कुल 1 साल पहले की बात है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो धरने देने के ऊपर तैयार हो रही थी सिंध के अंदर। आज मटियारी के अंदर आपने देखा है कि पीने के पानी तक के ऊपर जो है ना वो अब असर आना शुरू हो गया है। जराई पिया इरिगेशन का पानी तो छोड़ें, बदीन सूखा पड़ा है, ठट्ठा सूखा पड़ा है, पूरा कोस्टल एरिया जो है गारो वाली साइड वो पूरी सूखी पड़ी हुई है। अब तो वफाकी वजीर भी खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं, वो वफाकी वजीर हैं आबी वसाइल के, प्रोविंशियल हुकूमत भी आपकी है, तो अब धरना कहां गया? अब धरना याद नहीं आएगा। ये एक ऐसी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी होती है जो हर पार्टी के अंदर मौजूद होती है, जहां अगर उसी पोजीशन में आपका ओपोनेंट बैठा होता है, ये हमारा एक सियासी असूल बन गया है। अगर आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट आपके सामने बैठा हुआ हो तो आपने उसको हर तरह से आपने उसकी तजलील करनी है, उसको टारगेट करना है उसी इशू के ऊपर। लेकिन अगर आप खुद उसी पोजीशन में आ जाएं तो आपने फिर हर चीज को जस्टिफाई करना है, आपने हर चीज को डिफेंड करना है। मैं आपको एक और मिसाल इसके ऊपर ये दे सकता हूं कि जो IMF का मुआहिदा पीटीआई के साथ सामने आया है, आज पीटीआई ये कहती है कि जी पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, अवाम के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। मुआहिदा खुद करके आए कि 30 रुपए तक पेट्रोलियम ड्यूटी लेके जाएगी, 4 महीने इंक्रीज करेंगे, 30 रुपए तक लेके जाएंगे। तो ये देखेंगे एक पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। मेरा मानना ये है कि ये वो टाइम था कि जिस वक्त सियासतदान, देखें श्रीलंका हमारे सामने है, जो कुछ हुआ है हमारी आंखों के सामने, उनका डेट क्राइसिस आउट हो गया, पूरा मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। ये वो मुल्क था कि सियासतदान आपस में बैठ जाते और बैठ के कोई एक इकोनॉमिक चार्टर करते और ये कहते कि जैसे 91 में इंडिया में हुआ था कि इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक कंबाइंड, एक कलेक्टिव विजडम के साथ मुल्क चलाते हैं। लेकिन अलबत्ता ये बड़ी एक मैं कहता हूं कि इस कौम की भी एक तौहीन है कि हम अभी तक जो है सिर्फ एक दूसरे को टारगेट, मकसूद चपरासी और फराग होगी, ये छोटे छोटे मसलों के अंदर, कोई 90 करोड़ के मसले में पड़ा हुआ है, कोई 1 अरब के मसले में पड़ा हुआ है, कोई कहता है वो गंडे वाले के पैसे आ गए, छोड़े इन चीजों को, आगे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। एमएनए साहब अवाम के लिए आए, जाती मुफादात से निकले, सियासी मुफादात से निकले, पार्टी मुफादात से निकले। मैशियत का एक मीसा के मैशियत होना चाहिए, जिस तरह मीसा के जमहूरियत हुआ था, क्योंकि आपके सामने है श्रीलंका, वहां के क्या हालात हैं, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज, इस वक्त जो हुकूमत है उसमें तकरीबन अपोजिशन की में जो उस वक्त की थी तमाम जमातें शामिल हैं, और बल्कि हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें थी वो भी इसमें शामिल है, और सब इसी नुक्ते पे मुत्तफिक है कि इस डूबती हुई मईशत को किस तरह बचाया जाए। और पहले भी हमने जब गवर्नमेंट ट्रिप पीटीआई की थी तो उन्हें ऑफर की थी कि आप मिसाकी मईशत पर बैठे और उस पर बात करें, और मईशत को हम इस जो जबूहाली का शिकार है उससे उसको निकालें। अभी जिसमें इन्होंने पानी की बात की बैरिस्टर साहब ने, इसको आपको याद होगा, अरे जो सूबाई हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने विफाक को खत लिखा, सूबाई कैबिनेट ने खत लिखा कि जो पानी की कमी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप विफाक में सुनना, जो पंजाब का जो हमारी कटौती करके दी जा रही थी अब वो उनको दिया जा रहा है, तो मसला हल हुआ, मसला खराब नहीं हुआ। पहले तो मसला सुना ही नहीं जा रहा था। 3-4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध शामिल तमाम जमातें इस पे शोर कर रही थी और सिंध को खुशहाली की तरफ धकेला गया, सिंध के हिस्से का पानी काटा गया। अभी ज्यादा अर्से पहले की बात नहीं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि इरसा के मेंबर्स के साथ जो हुआ, जो इरसा के चेयरमैन ने किया, वहां पानी पे जब एहतजाज किया गया, ये सब हमारे सामने। लेकिन अब अगर एक खत लिखा गया, एहतजाज किया गया, तो वहां से हमारा मसला हल हो रहा है। असल बात यह कि आपके मसाइल हैं और मसाइल को हल करने के लिए बात सुनी जाए। अब जिस आपने मईशत का जिक्र किया, बिल्कुल इस वक्त जो है एक बदतरीन सुनामी का शिकार है, जिस मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब इसको निकालने के लिए बजट है और तमाम पॉलिटिकल जमातें इसको बेहतरीन अंदाज से इसको हल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाला जाए। कोई इस वक्त ये नहीं सोच रहा, हम ये नहीं कह रहे कि बड़ी आइडियल सिचुएशन है और हम जश्न मनाएं कि जी इस वक्त हमें इख्तिदार मिल गया। ये इख्तिदार नहीं है, ये कांटों की सेज है। और इस वक्त जो मुल्की मईशत का, जो दाखिला पॉलिसी का, जो खारजा पॉलिसी का, जो एग्रीकल्चर का जो हाल हुआ है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कंट्री था, आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है लम्हे फिक्रिया है और इसमें हमें बजाय इसके कि एक दूसरे पे हम तनकीद करें, छोटे छोटे मुकदमात में ये चीज में उलझे, बिल्कुल हमें जो है इस वक्त मुल्क के
के लिए सोचना है, कौम के लिए सोचना है, क्योंकि कौम की नजरें इस वक्त हुकूमत पर है और उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है कि वो ये चाह रहे हैं कि हमें रिलीफ मिले। उनको ये नहीं पता कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, आपका खसारा कहाँ जा रहा है, आपके एदाद शमार क्या जा रहे हैं। आवाम को रिलीफ चाहिए और हुकूमत ये कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि इस वक्त कौमी खजाने बहुत पेट्रोल पे सब्सिडी देने से बहुत बड़ा बोझ पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया, जो पिछली गवर्नमेंट साइन भी करके आई है, लेकिन हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं क्योंकि आवाम अगर आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो हर चीज पर महंगाई हो जाती, और यही वजह है कि हुकूमत आपको खुद पता है कि इमरान खान का एक बड़ा प्रेशर है। कल भी उन्होंने एक मियांवाली के अंदर प्रोग्राम किया, जलसा था उनका, उन्होंने बड़ी तनकीद की, साजिश की बात की, उनको कहा था मुझे पहले ही पता था, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इक्तदार में आने से पहले भी यही बातें थी, इक्तदार में भी यही बातें, अब भी कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा डाकुओं को, और वक्त पे इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन का वो कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए जी, इमरान खान को तो अवाम रिजेक्ट कर चुकी। कल आप जिसको जलसा कह रहे हैं वो जलसा नहीं जलसी नजर आया। और बात रही कि इमरान खान को जो चीखने चिल्लाने की आदत है, मैंने बहुत सारे लोग, इख्तिदार हमेशा नहीं रहता, बहुत मुख्तलिफ वज़ीर आज़म आए, प्रेसिडेंट आए, सदूर आए, और वो अब इख्तिदार से गए तो इतना जिस तरह तकलीफ इमरान खान को हो रही है, जितना शोर वो मचा रहे, मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब में अगर थोड़ी बहुत भी सियासी बलूगत होती तो वो जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी उसको सामना करते, क्योंकि उनके पास एक वाज़े अपोजिशन की मेजॉरिटी रखती थी और वो हुकूमत जो भी आती है उसको टफ टाइम देते और पार्लियामेंट में रहकर सियासत करते, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट से बाहर, पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, बाहर से किया, जब इक़्तिदार में आए तो अंदर से पार्लियामेंट पे हमले किए, आइन शिकनी की, तमाम कवानीन को बाराए ताक रख के बादशाह सलामत अपनी मर्जी के कवानीन को मुसल्लत करना चाहते थे। और यही वजह थी कि आपने देखा कि उन्होंने जो आईनी और जमहूरी तरीका था जो उसको जो है पामाल किया और आखिरी वक्त तक वो कोशिश करते रहे इक़्तिदार को बचाने की, हत्ता कि उन्होंने एक झूठे खत का सहारा ले खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। और वो एक दफा खुद कहते हैं कि जी मुझे तो जून 21 में पता चल गया था, फिर वो कहते हैं कि जी ये साजिश जो ये खत आया और उसके बाद 8 अप्रैल ये हुआ तो 7 अप्रैल को ये हुआ, यानी खुद भी अपनी बात में कहते हैं ना झूठ जितना भी बोलो लेकिन सच जो है वो गालिब आकर रहता है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने झूठ हमेशा बोला, उसी तरह जिस तरह 1 करोड़ नौकरियां दी, जिस तरह 50 लाख घर दिए, जिस तरह तमाम प्रोटोकॉल का खात्मा किया, जिस तरह वो IMF में चले गए, खुदकशी नहीं की, इसी तरीके का झूठ था कि वो उन्होंने जो बोला आवाम को कहा कि जी गाय भैंसे बेच दूंगा, कारें बेच दूंगा, नई कारें खरीदी, हेलीकॉप्टर के खर्चात कितने, ये सब कुछ देखा। तो इसी तरीके का ये खर्च जो लाकर अवाम को बेवकूफ बनाया कि जी ये तो अमेरिका के गुलाम है, फिर कहते हैं जी अमेरिका के खिलाफ नारे नहीं लगाना, तो ये सब कुछ जो है कौम के सामने है। ये एक झूठा शख्स है जो अवाम को सिर्फ फ्रेब दे सकता है, शराब के पीछे लगा सकता है, नारों के पीछे। अब अवाम देख चुके हैं, यही वजह है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। बिरसे साहब, इमरान खान जो है तसादुम की सियासत, इंतशार की सियासत, टकराव की सियासत, क्या कहेंगे? सर ये मैं खान साहब को ब्लेम नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है, और भी दुनिया के रीजन्स में है, अफ्रीका में है, बाकी जगहों पे है, लेकिन जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है यहाँ पे टेम्परेचर पारा हमेशा हाई रहता है इलेक्शन जोन में। यहाँ पे वोट इस बात के ऊपर बिल्कुल मैम सही कह रही हैं, इस बात के ऊपर वोट कभी नहीं मिलता कि आपने इम्पोर्ट्स का क्या किया, आपने एक्सपोर्ट्स का क्या किया, आपने फॉरेन रिजर्व्स का क्या किया। यहाँ पे वोट मिलता है गालम गलोच पे, यहाँ पे वोट मिलता है दूसरे को नीचा दिखाने पे, यहाँ पे वोट मिलता है जज्बाती बातें करने पे, यहाँ पे वोट मिलता है खानदानी लेगेसी के ऊपर। इस बात के अंदर कोई 0% मुझे शक नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो इसी तरह की होती रहेगी जब तक अवाम इस तरह की पॉलिटिक्स को पसंद करेगी और इस तरह की पॉलिटिक्स पे रिस्पॉन्ड करेगी, तब तक यहाँ पे यही पॉलिटिक्स होती रहेंगी। और ये किसी एक पार्टी ये पॉलिटिक्स नहीं कर रही। आप अगर देख लें तो दिन ब दिन तंजली का शिकार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स तो छोड़ें, आला जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं वो भी बड़ी तेजी से तंजली का शिकार हो रहे हैं कि अब तो यहाँ पे 2022 में हम खड़े हैं, इस सिचुएशन पे आ गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी के खिलाफ फैसला आ जाए तो वो अदालतों की ईमानदारी के ऊपर सवालात उठा देते हैं। 2022 में यहाँ तक आ गया कि एक
पुराना वो जो वफाकी वजीर है दाखिला का वो कहता है कि मार्च खूनी होगा, जो करंट वजीर है दाखिला का वो कहता है तुझे लित्तर मारेंगे, तुझे अंदर बिठाएंगे। तो ये देखें, ये एक दिन में, 6 महीने में, 12 महीने में तो चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर एक बड़ा सीनियर लेवल का मिनिस्टर होता है। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ही इज नंबर 2, लिटरली ही इज नंबर 2। उसने सारे अंदरूनी जो दाखिले मसाइल हैं, सारी पैरामिलिट्री उसके पास है, सारी लॉ इन्फोर्समेंट उसके पास है। तो अगर हमारे जो दो पिछले हुकूमत का वजीर दाखिला और इस हुकूमत का वजीर दाखिला वो इस तरह लड़ेंगे जैसे मोहल्ले में दो नाई आपस में लड़ते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन ये एक जनरल पॉलिटिकल फीलिंग है, ये हर पार्टी के अंदर है। और मेरी ख्वाहिश है कि हम भी देखें कि एक स्टेबल डेमोक्रेसी की तरफ हम भी जाएं, एक ऐसी डेमोक्रेसी की तरफ जाएं जहां पे हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाने के बजाय, पर्सनल लेवल के एलिगेशंस लगाने के बजाय आके बैठ के बात करें कि ये मेरी परफॉर्मेंस है और ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, आओ मिलके टीवी के ऊपर बैठ के 4 साल का दौर, डिबेट करते हैं। 4 साल का दौर इमरान खान के पास था। क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप जिसको कहते हैं लेगेसी की पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही आपके सामने थी। पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर सबसे बड़ा ये इल्जाम होता है, आपको खुद पता है। ये 4 साल में इमरान खान को बड़ी अच्छी सियासी एक आवाम की बैकिंग थी, सपोर्ट थी, इक्तदार मिला, 4 साल का दौर मिला, कुछ डिलीवरेंस नहीं है, बेड गवर्नेंस से परफॉर्मेंस आपके सामने है, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहता हूं आपकी बात 100% ठीक है। मैं 100% एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। जितना अनपॉपुलर इमरान खान अपने हुकूमत के एंड में हो गया था, इतने तो कभी मियां साहब नहीं हुए, इतने तो कभी जरदारी साहब अनपॉपुलर नहीं हुए। हालांकि देखें, हुकूमतें जब एंड की तरफ आती हैं तो वो अनपॉपुलर होती हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। कोई भी हुकूमत होती है वो अपनी एंड की तरफ अनपॉपुलर होती है। लेकिन खान साहब जितने अनपॉपुलर हो चुके थे, प्रेसिडेंट कोई नहीं मिलता था कि कोई पीटीआई के जो हार्डकोर एलिमेंट थे वो कहते थे कि यार हमसे गलती हो गई। लेकिन वो फिर क्या किस्मत एक तरह से बदली कि उनका जो एक नैरेटिव है अमेरिकी साजिश का, अब वो सच्चा हो या झूठा हो, मैंने तो उसके ऊपर आपको पता है साजिश और मुदाखलत के ऊपर पूरा कॉलम लिखा है, इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी, सारा कुछ मैंने समझाया है। तो मैं उनके कोई नैरेटिव का बड़ा हमायती तो नहीं हूं, लेकिन उनका नैरेटिव इस तरह जंगल में आग की तरह बिका है कि मैं इस वक्त समझता हूं कि वो जो सबसे गैर मकबूल सियासतदान था पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त मकबूल तरीन सियासतदान है और वो क्राउड्स पुल करके इस बात को शो भी कर रहा है। तो फिर हमें बाद में नजर फिर वही बात आती है। मैं हर प्रोग्राम में आपको वो सुब्रमण्यम स्वामी की एग्जाम्पल देता हूं कि वो बात ठीक करता है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ के लोग ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर वोट नहीं देते। यहाँ के लोग वोट देते हैं जज्बात के ऊपर, मजहबी जज्बात के ऊपर, एथनिक जज्बात के ऊपर, जो है वो ट्रेडिशनल जज्बात के ऊपर, कस्टमरी जज्बात के ऊपर। वो जज्बात के ऊपर लोग बाहर निकलते हैं और ठप्पा डालते हैं। और मैं समझता हूं कि वो जो जज्बाती एक आग है उसके ऊपर खान साहब ने इस वक्त पेट्रोल छिड़क दिया है। आप क्या कहेंगे, आप रेस्पॉन्ड क्या कहेंगे? खान साहब पॉपुलर हुए हैं और उसने बयानिया बनाया है कि मुझसे इक्तदार छीना गया है, मुझे निकाला गया है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, क्या कहेंगे? तो इम्तियाज, सबसे पहली बात तो ये थी, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अखलाकियात का जो है कि हमेशा से ऐसा कभी नहीं रहा। और आपने ये देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 सालों से, और खास तौर पर पीटीआई के इक़्तिदार में आने के बाद जो है अखलाकियात और जो कल्चर जो हमारा था, वैल्यूज तबाह हुई है। पार्लियामेंट के अंदर जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहती है, उसमें लचक होती है। आप 2008 से 13 तक का हमारी गवर्नमेंट का आप देखें, मुताला करें, अगर आप स्टडी करें तो उसमें ना तो आपको कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आती है, ना कोई सियासी असील नजर आता है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट का हिस्सा थी, उनको हमेशा हर फैसले पर, हर कानून साजी पर, तमाम जो भी आपकी फैसिलिटेशन होती थी उनमें उनको बराबर से ऑन बोर्ड लिया गया और हमेशा उनको एहतराम दिया गया। और इसी तरह 2013 से 18 तक नून लीग की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी जो भी लेजिस्लेशन हुई, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, वो इस तरह की जो भी कानून साजी हुई, उसमें तमाम अपोजिशन को साथ मिलाया गया। हत्ता कि उस वक्त इमरान खान सबसे बड़े मुखालिफ थे, उनको भी साथ लिया गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया गया था, उनको मना कर लाया गया, तमाम उनकी मराहत दी गई। और वो सब जो धरने दिए गए थे, जो उनके केसेस थे, वो सब आपने देखा कि किस तरीके से उनको इंतहाई संजीदगी से। और ये तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि उनको एक ऐसी अपोजिशन मिली थी जिसने ना तो बैठ के धरने दिए, ना गालियां
दी, ना ही कोई तूफान बदतमीजी किया जो वो करते थे, जो वो जबान इस्तेमाल करते थे। और आज बदकिस्मती से वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने हवारियों को जो जबान दी है, जो गाली गलोच का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है, जो सोशल मीडिया और मीडिया में जो कुछ किया है, वो इंतहाई खतरनाक सिमत पे जा रहा है। और मैं नहीं समझती कि ये बहुत ज्यादा इनका बयानिया जो है वो पॉपुलर हो गया। लोग एक झूठे शख्स को पहचान चुके हैं, उनको पता है कि इसने इस मुल्क को सवाई महंगाई के और झूठ के, फरेब के कुछ नहीं दिया। यही वजह है कि इनके, आपने देखा कि चांद रात को जो इतना बड़ा दावा था कि लोग निकलेंगे, आपको कहीं नजर नहीं आए। फिर कहा गया ईद पे जो कुछ होगा वो भी नजर नहीं आया, और अब उनके जो जलसे हैं वो भी जलसी की शक्ल में फेल हो रहे हैं। अब आवाम इनको पहचान चुके हैं। झूठ एक हद तक बोला जा सकता है, लेकिन अब लोग ये देख चुके हैं कि उनके अपने बैम्परान, अपने उनके जो अकाबरीन है वो सब अमेरिकन नेशनल है, और अमेरिका को शुरू में गालियां दी गई, और वहाँ रवैया भी चेंज कर दिया गया। तो ये बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया ना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, और इमरान खान की जो बातें हैं आपके सामने हैं, और जिस तरह उन्होंने बातें की आपके सामने, साजिश का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता था इससे पहले, और मैं क्यों आर्मी चीफ तब्दील करने की बात नहीं थी, DGI में तब्दील नहीं करना चाहता था, और ये बातें हर जगह डिस्कस हो रही हैं। और मुझे ज्वाइन किया है अदील अहमद साहब ने, PTI MP हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अभी लाइन पे नहीं है। सर एक चीज आपने और मैंने डिस्कस की थी बड़ी खुल के, साजिश के हवाले से भी डिस्कस की थी, और आपको पता है ये खुफिया केबल्स आती रहती हैं हर दौर में, और ये इस तरह इसको एक्सपोज भी नहीं किया जाता। कुछ डिप्लोमेटिक वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं इंटरनेशनली, आपको पता है। और मुल्क के अंदर जिस तरह आपने भी कहा एक इंतशार की सूरत हाल है, और किसी मुल्क का, किसी क़यादत का नाम डायरेक्ट लेना, और उसके ऊपर आपकी एजेंसियां भी कह रही हैं कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। DGI आपके सामने था। रियासत एज अ रियासत जो है इस बंदे को, इस पार्टी को दोबारा फिर इक़्तिदार देंगी। मेरे साथ अदील अहमद साहब PTI के MP हैं। मैं अदील साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी इम्तियाज मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, एकेडमिक हैं, कानूनदान हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी तरफ से भी सलाम। आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें। इस तरह जब होगा, रियासत का क्या रिएक्शन होगा? एज अ रियासत क्या आप क्या कहेंगे? सर मैं समझता हूँ कि रियासत ने जो रिएक्शन देना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं, और वो रिएक्शन DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ वो बड़ी क्लियर थी। उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने बता दिया कि मुदाखलत के जुमरे में आती है मगर साजिश नहीं थी। और इसी तरह जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसने भी अपनी राय जो है इसके ऊपर दे दी। जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं, चूंकि हमारा डिप्लोमेटिक कोर अल्हम्दुलिल्लाह एज अ प्राउड पाकिस्तानी मैं कहता हूं कि जिस तरह हमारी अदालतें आज़ाद हैं, जिस तरह हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फौज है, उसी तरह हमारा डिप्लोमेटिक कोर भी दुनिया का बेहतरीन डिप्लोमेटिक कोर है। उनकी तरफ से भी एम्बेसडर साहब ने बज़ाब्ते खुद इस मामले के अंदर कोई मुदाखलत नहीं की, ना कोई बयान दिया, ना कुछ और दिया। तो रियासत का तो जो काम था, रियासत अपना वो काम कर चुकी है। बाकी जो एक गेम है वो सियासतदानों का है और पाकिस्तान के लोगों का है। सियासतदान अपनी कौम को इस बात के ऊपर कायल कर सकते हैं, और उनका हक है कि ये चीज़ जो है शायद हमारे मुल्क के खिलाफ है, या ये चीज़ हमारे मुल्क के हक में है। उस बेसिस के ऊपर इस मुल्क के लोग उनको वोट देंगे। जो वोट दे के आएगा वो अपनी पॉलिसी उस हिसाब से चलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि रियासती इदारों का इसके अंदर अब इंटरवीन करना बनता नहीं है। जो उनका काम था उन्होंने वो अपना काम कर लिया है, और अगर खान साहब दोबारा वोट लेके आएंगे तो तमाम रियासती इदारों को वो कबूल होने चाहिए हमारे आइन के मुताबिक। अगर जरदारी साहब वोट लेके आएंगे वो कबूल होने चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब वोट लेके आएंगे वो कबूल होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो जाहिर है कन्विक्टेड हैं और डिस्क्वालीफाइड हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो जब तक कोई रियासती अदालतों के जरिए कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो चुका,
उसके पास ही पूरा हक है कि वो लोगों को कायल करे, वोट ले और वापस हुकूमत में आए। और इस वक्त नजर तो ये आ रहा है कि खान साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान हैं और 11 पार्टियों से इस वक्त लड़ रहे हैं। 11 पार्टियों ने अलायंस करके पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। मुझे ये लगता है कि शायद अगला जो इलेक्शन होगा उसमें खान साहब दोबारा हुकूमत में आएंगे और आइन के मुताबिक तमाम रियासती इदारों को उनको कबूल भी करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि मैं एज अ पाकिस्तानी अपने चंद पीटीआई के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, मशवरा भी नहीं देता, ये मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, दरखास्त कर लेता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अपने बयानात को और अपने स्टेटमेंट्स को जरा देख के जारी करें। चंद पीटीआई के हमारे दोस्त हैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इस तरह बात करते हैं जिस तरह वो शहबाज गिल साहब ने कहा फुप्पो और पता नहीं नंद वाली कोई रिलेशनशिप चाहिए। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अ जोक एंड इट शुड नॉट बी टेकन एज अ जोक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट। एहतियात बड़ा जरूरी है, एहतियात बड़ा लाजमी है और सियासतदानों को तो आम बंदे से 10 गुना ज्यादा वैसे ही मोहतात होना चाहिए। वो मेरा ख्याल है वो जो मोहताती है वो शायद मिसिंग है। आदिल अहमद साहब, तहरीक इंसाफ, खान साहब एक इंतशार की सियासत चाहते हैं और जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है कि इदारे जो हैं वो बीच में आए और लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, टकराव की तरफ चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट के साथ एक टकराव हो। क्या कहेंगे आदिल अहमद साहब? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, पहली बात आपकी जो खान साहब इक़्तिदार की सियासत चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो तो बहुत ज़्यादा इनवैलिड और हकाइक से मुनाफी बात है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सियासतदान नहीं आया जिसने 22 साल जद्दोजहद की और उसके बाद इक़्तिदार में आया हो। 22 साल ऑपोजिशन में गुजारने वाला वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो इमरान खान है। तो मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल ही इनवैलिड हो जाता है कि खान साहब इक़्तिदार की सियासत चाहते हैं। खान साहब अगर इक़्तिदार की सियासत चाहते तो 22 साल आप आदिल समझे नहीं, मैंने कहा कि दोबारा रियासत जो है इमरान खान को एज अ हुकूमत में कुछ मिलेगा, क्योंकि इमरान खान ने जितना ही खत को उछाला है ये इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली जो है ना, ये बड़ा इसका डैमेज हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि वो इक़्तिदार की सियासत सब करते हैं सर। इमरान खान भी तो सियासत इक़्तिदार और कुर्सी की कर रहे हैं। जब इक़्तिदार और कुर्सी में आएंगे तो अवाम के लिए डिलीवर करेंगे। यहाँ कोई ऐसा सियासतदान बचाएं जो इक़्तिदार और कुर्सी के लिए सियासत नहीं करता हो, मुझे बता। नहीं, किसी भी सियासी जमात का अल्टीमेट गोल तो पावर में आना होता है, गवर्नमेंट में आना होता है ताकि वो अपना मंशूर पे डिलीवर कर सकें। लेकिन उस इक़्तिदार के लिए जो आजकल लोग कह रहे हैं कि इक़्तिदार की वजह से जो है वो कुछ भी करने को तैयार है, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये इनवैलिड आती है क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त ऑपोजिशन में गुजारने वाला वाहिद सियासतदान इमरान खान है। बाकी जो आपने कहा इंटरनेशनली डैमेज हुआ है, देखें इंटरनेशनली पाकिस्तान तो डैमेज तब हुआ जब हमने अमेरिका के एक फोन पर एमल कांसी को उनके हवाले किया, जब हमने रमजे यूसुफ को उनके हवाले किया, जब हमने रेमंड डेविस जिसने पाकिस्तानियों को कत्ल किया उनको उनके हवाले किया। इंटरनेशनली तो पाकिस्तान की साख तब खराब हुई थी, एक कोने से ईस्ट से वेस्ट तक जितने ममालिक के दुनिया के सबकी हेडलाइंस में छपा था कि मिस्टर 10% बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब आसिफ जरदारी सदर बने इस मुल्क के। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ब्लैक डे पाकिस्तान की तारीख में कोई और हो नहीं सकता था और इससे ज्यादा बेइज्जती इंटरनेशनल दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की इससे ज्यादा हो नहीं सकती थी। पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर अमरीकियों ने हमला करके उसामा बिन लादेन को मुबैना तौर पे यहाँ पे कत्ल करके चले गए। पाकिस्तान की बेइज्जती तब हुई जब सलाला पे उन्होंने हमला किया, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया। पाकिस्तान की बेइज्जती तब हुई जब एक परले दर्जे के, निचले दर्जे के एक ब्यूरोक्रेट की धमकी के ऊपर इस मुल्क का पूरा निजाम बाजमात लेट गया, बाजमात तरीके से लेट गया और पूरा उनका हकम बजा लाया। इमरान खान साहब ने तो असम्बलियां तोड़ दी, उन्होंने तो अपोजिशन का जो अपोजिशन की जो डिमांड थी वो तो उन्होंने पूरी कर दी कि इक़्तिदार अपना खत्म कर दिया, इलेक्शंस की तरफ चले गए, इमरान खान तो हुकूमत में नहीं रहे। लेकिन क्या वजह थी कि वापस अदालतें खुलवा कर वापस जो है वो हुकूमत को बहाल करवाया गया और कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया, क्योंकि अमेरिका बहादुर ने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए ही हटाना है, तो वो हकम बजा लाना था। तो ये पाकिस्तान की तो इंटरनेशनली बेइज्जती तब हुई
सही। पाकिस्तान की खुददारी का मुकदमा लड़ने वाला, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत कराने वाला, चाहे वो क्रिकेट के मैदान से लेकर फिलॉन्थ्रपी के मैदान हो, सोशल वर्क का मैदान हो, दुनिया के अंदर सियासत का मैदान हो, अमेरिका के खिलाफ जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में किए उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना हो, पाकिस्तान से फोर्स अपीयरेंसेस के खिलाफ आवाज बुलंद करना हो, पाकिस्तान में कराची में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करना हो इंटरनेशनल फोरम पर, तो इमरान खान वो बंदा है जिसने पाकिस्तान की इज्जत करवाई। वो जब इक्तदार में आया, हरे पासपोर्ट की इज्जत हुई। वो जब इक्तदार में आया, उसने सऊदी अरब से लेकर श्रीलंका, मलेशिया, हर जगह से पाकिस्तानी कैदियों को छुड़वाया। उसने श्रीलंका में मुसलमानों के लिए जो आग लगाकर उनको जलाते थे उसका उन्होंने खत्म करवाया, उन्होंने दफनाने की इजाजत दिलवाई, उन्होंने दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई। पाकिस्तान का जो है वो सही, पाकिस्तान का मुंह काला करने वाले एक छोटा सा सवाल, खान साहब किसी की करप्शन को डिफेंड नहीं करते, और बड़ी अच्छी बात है, आपको खुद पता है कि जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब उनके बड़े करीब, और अपनी बहन अलीमा खान साहिबा को भी उन्होंने कभी डिफेंड। फराह गोगी को खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके डिफेंड किया है, क्यों, वजह क्या है फराह गोगी साहिबा जो उनको बचाया जा रहा है? ये जो खान साहब में गुस्सा है, ये जो एक बड़ा सबसे ज्यादा, ये फराह गोगी को बचाना चाहते हैं, कभी किसी को डिफेंड नहीं किया, यहां आके क्यों डिफेंड करते हैं फराह साहिबा को? क्या वजह है, क्या राज है इसके, क्या वजह? मैं वजह बताता हूं। देखें, ये जब सारी अमरीकी साजिश तैयार हुई और जिस तरह से इसका इल्म वजीर आजम साहब को पहले से था, और इसके कामयाब होने के बाद का जो प्लान था वो भी वजीर आजम को पता था, इसीलिए उन्होंने वजारत उज़्मा से अलग होने से पहले ही इस बात का अंदिया दे दिया था कि इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। इमरान खान की बीवी, उसकी जो दोस्तें हैं, इमरान खान से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके ऊपर हमला होगा, जाती जिंदगी के ऊपर हमला होगा। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। नून लीग ने जमाइमा के ऊपर टाइलों का केस किया, बेनजीर भुट्टो ने शौकत खानम का नाम टीवी पे लेने पे बैन किया। आपके इन लोगों ने पहले भी इमरान खान पे जाती हमले किए हैं। इन्होंने आपका बीवी से पैसे देकर किताब लिखवा कर कैरेक्टर असैसिनेशन की, इन्होंने आयशा गुलाली को लॉन्च करके कैरेक्टर असैसिनेशन कर, इन्होंने क्या नहीं किया उसकी प्रेडिक्शन जो है वो खान साहब पहले से दे चुके थे, और ये उसी का सिलसिला है कि ये जो करने जा रहे हैं, चाहे वो फराह का नाम ले रहे हो, चाहे वो बुशरा बीबी का नाम ले रहे हो, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ कोई फेक और डॉक्टर वीडियोस लाने की बात कर रहे हो। अब तो वीडियो आई नहीं, पहले ही आपने फेक कह दिया उसको, अभी तो वीडियो आई नहीं। ये सारा का सारा प्लान का हिस्सा है कि वजीर आजम को मनसब से हटाकर और फिर इस तरह की एक कैंपेन चलानी है ताकि अवाम के अंदर डिग्रेड हो, ताकि अवाम के अंदर मकबूलियत कम हो और हमेशा के लिए पीटीआई का और इमरान खान साहब का रास्ता रोक सके। लेकिन जो प्लान के अंदर शामिल नहीं था, कहते हैं एक प्लान वो बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह बनाता है। अल्लाह का करना ये हुआ कि पाकिस्तानी कौम पहली मर्तबा किसी वजीर आजम के हटने पर सड़कों पर आई, किसी नई हुकूमत के खिलाफ जो है वो सड़कों के ऊपर आई, और छोटी मोटी तादाद में नहीं आई। पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में हजारों लाखों की तादाद। सही, मैं आता हूं इस पे जलसों पे आता हूं, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ बैरिस्टर साहब, एक तो अदील अहमद साहब कह रहे हैं कि रात को 12 बजे अदालतें, एक तो ये आपके सामने इमरान खान ने पाकिस्तान को इज्जत दिलाई, पाकिस्तान को इससे पहले इज्जत नहीं थी, इस कौम को इज्जत नहीं थी, इदारों को इज्जत नहीं थी। ये दो सवाल बड़े अहम है, क्या कहेंगे इसके? सर, एक तो नंबर 1 बात यह है कि ये मैं एज अ पाकिस्तानी में बात कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इज्जत है वो किसी के ऊपर इंडिस्पेंसिबल नहीं है। ये 22 करोड़ लोगों का एक मुल्क है, और चार्ल्स डी गॉल ने कहा था कि ये जो इंडिस्पेंसिबल हैं ये पीछे सारे कब्रों में पड़े हुए हैं। तो एक ठीक है, एहतराम सियासी लीडर्स का अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने
एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि पैगंबर भी आए और चले गए, लेकिन दुनिया का निज़ाम चलता रहा। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, और कुरान और सुन्नत के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुनिया के एंड तक चलेगी। सिर्फ दो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, वो कुरान और सुन्नत है, वो दुनिया के एंड तक चलेंगी। बाकी नथिंग इज इंडिस्पेंसेबल। कोई मर जाए, कोई ऑटो मैन्युफैक्चर मर जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई इदारा गिर जाए, जो मर्जी हो जाए, दुनिया चलती रहेगी। और पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बड़े मुल्कों में दुनिया के आता है, और 22 करोड़ का एक मुल्क, उसको मैनेज करना, उसके इंस्टीट्यूशंस रखना, ये कोई बच्चों जैसी बात नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दुनिया में सब लोग जानते हैं। मैंने भी 6 जगह पे जाके 6 मुल्कों में इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फख्र है कि हर बंदे को, हाँ लोग नहीं जानते कि कोई मोरक्को नाम का मुल्क है, शायद लोग नहीं जानते कि कोई नाइजीरिया नाम का मुल्क है, शायद लोग नहीं जानते कि कोई मंगोलिया नाम का मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा जानता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दुनिया में कहीं चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक आजाद मुमलिकत है, साउथ एशिया के अंदर है, एटमी ताकत है, पाकिस्तान की फौज है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आइन है। और चलिए ये बात तो हो गई। जुडिशरी, नंबर 2 बात ये है, नंबर 2 बात ये है कि देखें, मैं ये समझता हूं कि ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, अदालतों को अटैक करने की, गलत लीगल एडवाइस खान साहब को दी गई। खान साहब बड़े इजीली इसके अंदर से निकल सकते थे। देखिए आर्टिकल 95 के तहत ऐसा वजीर आजम जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग हो, वो असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता, और ना स्पीकर ना डिप्टी स्पीकर के पास ये पावर है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दे जब तक उसके ऊपर वोटिंग ना हो। मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट उसको डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट एक मजमुआ है, उसकी जो मेजोरिटी होती है वो पार्लियामेंट की डिसीजन होती है। तो देखें, मैं ये समझता हूं कि उमर अता बंदियाल साहब उस बेंच में थे जिसने सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि ये जो है डिफॉल्ट नहीं करते सादिक और अमीन पे, इमरान खान साहब। तो अदारों के साथ ये आप इस तरह ना लड़ें कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस पे। फिर होता क्या है कि जो अच्छे वकील हैं, एक तो देखें ना वो इंसाफ लॉयर्स विंग वाले वकील हैं, मैं आपको उनकी तस्वीर भेजता हूं, अभी अदील भाई को भी भेजता हूं। अदील भाई भी देखें, वो एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत की जगह लिखा हुआ था इंपोर्टेड हुकूमत ना, इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर। अब वो कोई साहिवाल से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, वो आके 10-12 वकील, लेकिन जितने अच्छे वकील हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अगर खड़े भी होना चाहते हैं, जब आप अदालतों के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम जैसे लोगों को पीछे आना पड़ जाता है। तो लिहाजा मेरी ये एक तरह से एक मशवरा समझ लें, और तमाम मैं पीटीआई के अपने दोस्तों को दे रहा हूं, अदालतों को अटैक ना करें। अदालतों ने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की, आपको अदालतों से हमेशा रिलीफ मिला है। अभी शहबाज गिल ने बेल ली है, वरना आते आते ही अरेस्ट हो जाते। अभी फवाद चौधरी ने बेल ली है, अभी शेख रशीद अहमद ने बेल ली है। ये अदालतें आपको भी रिलीफ दे रही हैं, अगर कहीं ओपोजिशन की रिलीफ बनती है तो उसको भी मिल जाती है। बेहतर लीगल एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए थी, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर गैर आईनी तौर पर काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप 184(3) रेड विद 187 के इख्तियारात पर हैं। उनका काम ही ये है कि उन्होंने ये देखना है कि पार्लियामान, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपने अपने डोमेन के अंदर काम करें। तो मैं समझता हूं एंड टाइम पे खालिद जवेद खान साहब जो अटॉर्नी जनरल थे, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, मैं भी बड़ा कुछ जानता हूं, पूरी तरह नहीं मैं बता रहा हूं। खालिद जवेद खान साहब ने इस पोजीशन को, असेंबली की डिसोल्यूशन को डिफेंड करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उनको साइड किया गया और फवाद चौधरी और बाबर अवान साहब के कहने के ऊपर फवाद चौधरी को वजीर कानून लगाया गया। उसके बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर से रिजेक्ट करवाकर और उसके बाद असेंबली कर दी उन्होंने डिसॉल्व। अब वो उस आइन के अंदर ये जब इख्तियार ही नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट वो कंस्ट्रेंट कि उसको सेट असाइड करे। उसके बाद एक डेट दी गई जो 7 दिन से ऑलरेडी ऊपर हो चुकी थी, जिसके अंदर वोटिंग करानी थी। वहां पे मैं समझता हूं इतना तमाशा लगाने की जरूरत नहीं थी कि आप रात को 12 बजे तक चीज को लेके गए। जाहिर है जब आप उसको घुमाते घुमाते आईनी बुरहान को रात को 12 बजे तक ले गए तो क्या जजेस रात को सो जाते और अगले दिन पता लगता कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है? जजेस सो जाते, अगले दिन पता लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया है। जजेस सो जाते, पता लगता पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो गया है और पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस उठा के ले गए हैं, एक दूसरे को वो कत्ल कर देते पार्लियामेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करती। तो अभी भी बड़ी आपने रिलीफ लेनी है पीटीआई ने हमारी अदालतों से। खुदारा इन अदालतों की इज्जत करें, इनको रिस्पेक्ट करें। आप क्रिटिसाइज जरूर करें जजमेंट्स को, आपका हक है आप करें, लेकिन अननेसेसरीली कोर्ट्स को
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को और जजेस को टारगेट ना करें। ये आप ही के मुंह पे ही आके गिरेगी, आप ही मुंह के बल इसके ऊपर गिर जाएंगे। ये मेरी एक इल्तिजा है पीटीआई के लोगों से, खान साहब बहुत मकबूल हैं, ये मैसेज प्लीज खान साहब को, अच्छे वकील ऑलरेडी लेके गए हैं, ठीक है। खान साहब ऑलरेडी ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो एक गलती थी, शायद उमर अता बंदयाल के खिलाफ जो इस तरह से मैंने टारगेट किया वो एक ही जलसे में उन्होंने कहा, वकीलों ने समझाया, अब वो उस तरह उसको टारगेट नहीं कर रहे। मेरी अपने पीटीआई सिंध के दोस्तों से भी ये दरखास्त है, ये हमारी अदालतें हैं, इनको प्रोटेक्ट करें, टारगेट ना करें। फायज ईसा साहब वाला रेफरेंस भी गलत था, खान साहब ने तस्लीम किया, माना आपके सामने। अदालतें जो है ना आइन के ऊपर जो है, आइन का दिफा करेंगी, अगर कोई भी टाइम हो, किस टाइम भी हो। क्या कहेंगे आदिल अहमद साहब? देखिए, सबसे पहले तो जो इंडिस्पेंसेबल की बात की ना, मैंने तो इंडिस्पेंसेबल का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, ना मैंने उस तरह का कोई मिलता जुलता लफ्ज इस्तेमाल किया खान साहब के लिए। मैंने खान साहब को कोई जो है इंडिस्पेंसेबल का ना इस तरह का कोई मिलता जुलता लफ्ज का, ये इनकी अपनी इस्तिलाह है और अपना इनका वो है, इन्होंने इससे अखज़ किया है मतलब। तो मैं तो इंडिस्पेंसेबल कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, सबने इस दुनिया से चले जाना है। मैंने तो वो हकाइक बयान किए कि खान साहब ने तो पिछली हुकूमतों का मवाजना कर ले, खान साहब की गवर्नमेंट के और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत का जो है वो आप मवाजना कर ले, आपको खुद पता चल जाएगा कि खान साहब के दौर में दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत बढ़ी है, कम नहीं हुई। मैंने तो ये बात की। दूसरा, मैं ये कहते हैं वकील साहब, मैं इनका नाम भूल गया, ये अपने आप को कहते हैं कि खान साहब हाँ मेरी तरह के अच्छे वकील खान साहब के साथ खड़े नहीं होंगे, तो ये अपने आप को अच्छा वकील कहते हैं, तो हम भी मान लेते हैं माशाल्लाह अच्छे वकील होंगे ये। नहीं, मैं अपने आप को नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था अच्छे वकील नहीं करे उरे। नहीं, मैं अपने आप को नहीं कह रहा था, मैं वैसे कह रहा था कि बाहर के जो अच्छे वकील हैं वो साथ पोजीशन आपके साथ नहीं ले पा रहे। अरे सर, मैं मान रहा हूँ आप अच्छे वकील हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने अदालत के ऊपर कोई डंडे लेके हमला नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अदालतों के ऊपर हमला नहीं किया, हमने किसी जज को टेलीफोन कॉल करके अपनी मर्जी का फैसला नहीं लिखवाया, हमने किसी जज को ब्रीफ केस नहीं भिजवाया, हमने किसी जज को जो है वो खरीदने की कोशिश नहीं की, हमने बहुत से भरे जजेस नहीं कहा जजेस को, हमने किसी जज के खिलाफ कोई ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं की जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर अदारे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस जजमेंट के आने से पहले आप उठा के देख लें शहबाज शरीफ के बयानात, फजलुर रहमान के बयानात, वो TLP के बयानात उठा के देख लें जिन्होंने कहा अगर 5-0 से फैसला नहीं आएगा तो हम एहतजाज करेंगे और हम मुल्क को बंद करेंगे। तो ये बयानात जो है अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने वाले, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं दिए। आप उठा के देखें शहबाज शरीफ के बयानात को, फजलुर रहमान के बयानात। सही सर, बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप जरूर स्टूडियो में आते हैं लेकिन थोड़ा सा आप भूल गए, इसी वजह से मैं आया। आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर जमहूरियत होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, सियासी जद्दोजहद मार्च हर किसी को हक है, लेकिन इंतशार, दबाव, प्रेशर, इदारे अपनी डोमेन में काम करें, पार्लियामेंट का अपना, सियासतदानों का अपना काम है, सिस्टम चले, जमहूरियत चले, ये मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे दिन कयामत तक। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।